हाय गुड मॉर्निंग। तो सॉल्व लाइक अ प्रो, ये क्वेश्चन सीरीज जहाँ पे हम लोग सी एस आई आर नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं 2025 से लेकर 23। ना सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं बल्कि हम लोग टॉपिक को रिवाइज भी कर रहे हैं, उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा भी कर रहे हैं और एक मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं ताकि लास्ट टाइम पर एग्ज़ाम में हमें रिविज़न करने में भी आसानी हो। मेन टारगेट ये है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, उसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को समझें, क्वेश्चन में से क्या पकड़ना है। तो कल इसका पहला सेशन हुआ था रात 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, और उसी सेशन का कुछ टुकड़े मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे क्लासेस होती हैं। आप भी इस सीरीज़ का पार्ट बन सकते हैं। इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 और फिलहाल इन क्वेश्चनों के आंसर्स को एंजॉय करो। अगर तुम्हारे मन में कुछ डाउट है तो फील फ्री कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज डालने के लिए। ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग अभी, क्योंकि जिस इन्फॉर्मेशन पर ये टिका हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। पढ़िए क्वेश्चन को, सीक्वेंस पढ़ना मत बैठ जाना। डन। अब मुझे बताइए कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको क्वेश्चन करने से रुक रहा है। सीड रीजन, ओके फाइन। माई आर नहीं रुक रहा तुम्हें? देखो क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं, सीड रीजन ऑफ माई आर एन ए और कुछ नहीं है, राइट। तो मेरा सवाल ये है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि माई आर एन ए काम कैसे करता है मोटे रूप से? कोई ऐसा भी आइडिया नहीं है बिल्कुल भी? हाँ या ना? बढ़िया। तो पहली बात, ये क्वेश्चन माई आर एन ए का नहीं है। टर्म्स माई आर एन ए है, सीड रीजन है, लेकिन ये सिर्फ बेस पेयरिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखिए, जो आपके मन में जो चीज़ें रोकती हैं आपको, बस एक सिंपल सा आपको याद रहना चाहिए कि अगर कोई मैसेंजर आर एन ए है तो माई आर एन ए आके उससे पेयरिंग करेगा, इतना तो पता है। और इस पेयरिंग करने से या तो डिग्रेड होगा आर एन ए या फिर स्टॉप ट्रांसलेशन होल्ड हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। या तो डिग्रेड होगा या ये होगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, ये बेस पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे यूएजीसी है, यूएजीसी आरएनए उसकी कहानी है भाई। ए किससे पेयर करता है आरएनए में? यू से। और जी किससे पेयर करेगा? सी से। अब ये अगर तुम्हें सीडी रीजन नहीं भी पता तो चलो छोड़ो बाकी बातों को। इसने कहा कि सेकंड पोजीशन से स्टार्ट है और 8 पोजीशन तक है, सिर्फ इतना टिक जाओ। तो 1 2 यहाँ से स्टार्ट है, 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक अवेलेबल है। सीक्वेंस है ए जी सी यू यू ए यू। निकाल ली बाहर। अब हमें ये देखना है कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से किससे जाके ये सीक्वेंस चिपकेगी। अब तुम बजाय दिमाग पे ज़्यादा जोर मारने के इसे कंप्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर लो ना। यू सी जी ए यू ए। ज़्यादा चेता मत बनना। अभी ये 5 प्राइम से 3 प्राइम थी, तो ये क्या होगी? तो अब इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम कर लो। इधर से पढ़ना शुरू करो। ए यू ए जी सी यू। मैंने क्यों किया ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम? क्योंकि यहाँ सारी सीक्वेंस 5 to 3 दे रखी है। अब ढूंढो भैया ये ए यू ए जी सी यू किस में अवेलेबल है? डबल ए ढूंढो ना। डबल ए कहाँ है? डबल ए दिख गया? तो डबल ए से पहले यू नहीं है यहाँ पे, डबल ए से पहले यू है, और उसके बाद में जी चाहिए, जी है, उसके बाद में सी चाहिए, सी है, फिर यू चाहिए, यू है, ठीक है, और यू से पहले ए है। ये भी सीक्वेंस मिल गई।
अब नेक्स्ट में चेक कर लो, यहाँ पे ए से पहले यू है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ए नहीं है। और कहीं डबल ए दिखाई दे रहा है? नहीं, भूल जाओ। इसमें डबल ए है कहीं पर, यहाँ पर डबल ए है, और यहाँ पर डबल ए है। डबल ए से पहले सी है तो यहाँ तो कहानी नहीं है। डबल ए से पहले जी है, ये कहानी भी नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर पहुँच गए आप, क्योंकि आप जस्ट अंदाजा मार के नहीं, भैया तो डबल ए है ही नहीं कहीं पे, तो एक ही ऑप्शन में था आंसर। अब बताना इसे सॉल्व करने के लिए कितना माई अरण्य, कितना सी डिवीजन चाहिए था। तो ठीक है, फिर अब एक काम करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अभी का अभी अपने आप सॉल्व करें कि हमने कैसे सीक्वेंस बाहर निकाली, कैसे कम्प्लीमेंट्री बनाई, और कागज़ पे स्टेप बाय स्टेप करके ग्रुप पे पोस्ट करो, ताकि मैं देख लूँगी तुम्हें सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। क्योंकि इस वाली कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है, कभी आएगा कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए इस बेस पर आया, कभी ऐसे आएगा। बट ये बेसिक है, ये हम पता है एमएससी के एंट्रेंस के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं इन सवालों को। कागज़ पे आप बनाओगे कि हमने ये वाली सीक्वेंस निकाली, फिर इसकी कम्प्लीमेंट्री तैयार करी, फिर इसे 5 टाइम 3 प्लान किया, बस ये 3 स्टेप चाहिए मुझे, और फिर आप व्हाट्सएप पर भी भेज दोगे अपने ग्रुप। तो आइंदा से कागज़ पेन लेकर के क्लास में काम कीजिए, बड़ा हेल्प करता है वो। ठीक है जी, चलिए कीजिए, इंतज़ाम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 पढ़िए। सबने पढ़ लिया? तो ये बेसिकली ये किस चीज़ के ऊपर सवाल है, अगर आप इसे टॉपिक देना चाहो कि भाई ये इस टॉपिक का सवाल है? थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और जो ये ग्राफ दे रखा है हमारा, इसमें एक है बढ़ता हुआ टेम्परेचर और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन। यानी कि जितना ग्राफ ऊपर उठ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन बढ़ती जा रही है। सॉलिड लाइन ए के बारे में है, और इस पर्टिकुलर डायग्राम में डॉटेड लाइन पी को लेकर के है। इस वाले डायग्राम में सॉलिड लाइन ए की है और क्यू की लाइन है ये। इसमें सॉलिड लाइन ए की है और ये है क्यू की लाइन। अब यहाँ पर आपको एक डॉट ये दे रखा है इन्होंने, इस जगह पर एक स्टार्टिंग में डॉट दे रखी है और एक मिडल में दे रखी है। इनमें से किस डॉट को आप पहचानते हो टर्म के हिसाब से? मतलब किस डॉट के लिए टिपिकल टर्म इस्तेमाल की जाती है? भैया आपने ये एग्जैक्टली मेल्टिंग टेम्परेचर, शाबाश पैम्पा। तो ये जो मिडल वाली है ये मेल्टिंग टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही है, टीएम। जब भी हम लोग किसी दो चीज़ों को आपस में अरेंज करेंगे, चाहे वो डीएनए की बात करें, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन, हम प्रोटीन्स की बात करें, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन, तो हम टीएम से ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक कि जब आप मेम्ब्रेन में ही बात करते हो तो मत बोलो मेम्ब्रेन में तो आप टीएम ही लेते हो। जब आप मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे होते कि वो कितनी फ्लूइडिटी दिखाएगी, वहाँ आप टीएम की ही कैलकुलेशन कर रहे होते। तो मिडल पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गिवन बिलो आर थर्मल मेल्टिंग कर्व्स ऑफ प्रोटीन ए, पी, क्यू एंड आर, और एक्स एक्सिस जो है वो डिनोट कर रहा है टेम्परेचर, जबकि वाई एक्सिस जो इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग कंपेरेटिव थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन ए विद रिस्पेक्ट टू पी, क्यू एंड आर? तो अब ग्राफ को समझना शुरू कीजिए। जो प्रोटीन थर्मोस्टेबल होगा उसका टीएम कम होगा या ज़्यादा? कम टीएम वाले जल्दी मेल्ट कर जाते हैं। तो अगर आपको थर्मोस्टेबल चाहिए तो उसका टीएम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
तो जो पहला वाला ग्राफ है, नोटिस कीजिए, ये है आपका पी का टीएम और ये है आपका ए का टीएम, और टीएम मिलता है आपको टेम्परेचर के स्केल पर। तो आपको लाइन टपकानी है नीचे। तो बोलिए ए और पी, इनकी टीएम के बारे में क्या बोलोगे? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ए और पी का टीएम सेम है, तो उनकी थर्मोस्टेबिलिटी भी नियरली सेम होगी, राइट। अब नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ये कहते हैं कि ए एंड पी आर सिमिलर, यानी कि आपका आंसर इन दो में से एक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्यू के ऊपर। क्यू का टीएम है ये, और सॉरी ए का। यस सर। यस सर। सब लोग वापस आ गए? सर यस सर। सब क्वेश्चन पढ़ लिया है? यस सर। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? देखिए, जब हम लोग कार्बन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो दो टॉपिक हैं। एक है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, इसमें कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस टीसीए, और दूसरा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी हो सकता है। फिर दूसरा आता है इसमें फैटी एसिड का डिग्रेडेशन या फैटी एसिड की सिंथेसिस। तो डिग्रेडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बीटा ऑक्सीडेशन, जिसको लेकर के सवाल है। यहाँ पे इन्होंने हमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है इट अकर्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है ऑल द रिएक्शंस आर सेम फॉर द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। थर्ड है फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड एट C3 पोजीशंस टू रिमूव द 2 कार्बन यूनिट। और फिर फोर्थ है लाइपोप्रोटीन लाइपेज कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे आप एकदम से बोल सकते हो कि दिस इज ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट वाला फॉल्स है। एग्जैक्टली। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो रिएक्शन है ये कहाँ पर होती है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली रिएक्शन है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है गलत। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि सभी रिएक्शंस सेम होती हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को लेकर के कि शायद ऐसा सही है या नहीं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिक्वायर 2 एडिशनल स्टेप, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड को रिजॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप तो लाने पड़ेंगे। तो ये 2 स्टेप अलग से लाने पड़ते हैं और फिर बाद में वही बीटा ऑक्सीडेशन सेम रिपीट होता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेप हो गए हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि दोनों में सेम रिएक्शन होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ? फॉल्स। 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 ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड एट कार्बन नंबर 3 पोजीशन टू रिमूव द 2 कार्बन यूनिट्स। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक भी है। अगर आपको 2 कार्बन की यूनिट रिमूव करनी है तो 3rd कार्बन पे ही अटैक करना पड़ेगा। आपको अगर ये 2 कार्बन बाहर निकालने हैं तो आपको इस कार्बन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इसलिए सारा जो मामला है वो इसी पर टिका हुआ है। पहले आप इसके हाइड्रोजन हटाते हो ताकि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो सके, फिर वहाँ पे एक OH इंट्रोड्यूस करते हो ताकि डबल बॉन्ड O बना सको, और फिर कट कर देते हो बाद में ताकि 2 कार्बन निकल सकें। और टेक्निकली भी हम इसे अल्फा कार्बन को बोलते हैं, सेकेंड नंबर कार्बन अल्फा कार्बन बोला जाता है, और 3rd नंबर कार्बन बीटा कार्बन बोलते हैं। अब क्योंकि इसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन, तो हम बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम बीटा कार्बन है। ठीक है साहब? तो 3rd कार्बन को ही ऑक्सीडाइज किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है? ट्रू। करेक्ट। अब आई बात लाइपोप्रोटीन लाइपेज की। तो देखिए, आपने खाना खाया मुंह से, खाना खाया आपने ब्रेड पकौड़ा, और ब्रेड पकौड़े में था तेल, मतलब फैटी एसिड्स, लेकिन ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स के रूप में। फिर आपने इंटेस्टाइन के थ्रू से एब्जॉर्ब कराया, आपके लीवर के पास पहुंचा, और वहाँ से वो आपकी कैपिलरी से होता होता उस टिश्यू में पहुंचेगा जहाँ कैटाबॉलिज्म होना है। तो यहीं जब वो कैपिलरी में है तो वहीं पर लाइपोप्रोटीन लाइपेज हैं जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स में से ग्लिसरॉल अलग कर देते हैं और फैटी एसिड अलग, क्योंकि सीधा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब नहीं होता, फैटी एसिड है जो मेम्ब्रेन पार करता है। तो सेल के अंदर फैटी एसिड आता है,
तो ये काम करने वाला जो एंजाइम है ये ब्लड वेसल में है, सेल के अंदर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो था वो गलत था। इसके अलावा आपको ये भी याद करना चाहिए कि जो ये लिपिड्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए डिफरेंट टाइप के बॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स, जैसे कि काइलोमाइक्रोन। अगर आपको ट्राइएसाइल ग्लिसराइल्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो काइलोमाइक्रोन्स, अगर कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र करना है तो LDL, LDL, VLDL, HDL, LDL. ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये काइलोमाइक्रोन या फिर जो आपके सीरम प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, और VLDL, IDL, HDL, ये किस चीज़ को अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। बेसिकली स्टोरी ये है कि जैसे IDL है, HDL है, VLDL है, ये सब के सब कोलेस्ट्रॉल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वांटिटीज़ का वेरिएशन है कि कितना परसेंट कौन सा। तो ये हमें पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे काइलोमाइक्रोन है या VLDL, ILDL, HDL वगैरह हैं, इनमें कौन सा प्रोटीन है जो इनको इनकी पहचान देता है। हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुके हैं पहले एग्जाम में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. तो इसका No, तो आंसर sir. हमें मालूम पड़ गया, नो सर। और हमने इसके आसपास की इन्फॉर्मेशन भी ले ली सारी। जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो या ऑप्शन को आपको डिस्कस करना हो, फ्री हैं आप उसमें डिस्कस करने के लिए। अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक अलग टेम्परामेंट चाहिए जो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ आपको फ़िलहाल। हाँ, ये क्वेश्चन है जिसके लिए टेम्परामेंट नहीं चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि क्या वाकई में आप करना चाहते हो क्वेश्चन, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पर है। पढ़िए, मैं इसका ही ला देता हूँ फाइनल वर्जन। पढ़ लिया सर। सभी ने? पढ़ लिया सर। तो पहला मेरा सवाल है, क्या ये 3 डिफरेंट पेप्टाइड हैं? नो सर। ये एक No, अकेली single पेप्टाइड है, ये भी एक अकेली पेप्टाइड है, ये भी एक अकेली पेप्टाइड है, और ये भी एक अकेली पेप्टाइड है। इन्होंने कहा कि 3 स्ट्रैंड्स ऑफ बीटा शीट्स ऑफ 4 पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स के नाम है 1, 2, 3, 4, आर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रैंड। ये जो इन्होंने एरो दिखा रखे हैं ये ओरिएंटेशन है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। जैसे जो मैंने आपको दिखाया इसे बोलते हैं क्या, पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। एंटी और पैरेलल। जब ऐसे होते हैं तो इसे बोलते हैं पैरेलल। एज शोन इन द फिगर, ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल रेसिड्यू। हर स्ट्रैंड में आइडेंटिकल रेसिड्यू है, मतलब जितने भी ब्लू दिखाई दे रहा है आपको सब में सेम नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, तो इनमें तो कुछ आपको पढ़ना है नहीं, सब कुछ सेम है। वेयर N and C represent terminal residues of the peptides, the 3 strands of each peptide are linked by amino acid sequences of the smallest length possible। अब अगर एक ही पेप्टाइड है और मैंने कहा कि वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर ये N टर्मिनस है और ये C टर्मिनस है, ये N टर्मिनस है, ये C टर्मिनस है, तो देखिए जुड़ी हुई है वो इस तरीके से। एग्रीड? यस सर। यस सर। तो अब करना क्या है, आपको इस डायग्राम को जोड़ देना है। सॉरी, मैंने गलत जोड़ दिया। ये छोटा सा। ये समझ लो कि हर एक एरो का टिप बगल वाले एरो के बैक वाली साइड से जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बैक वाले से जोड़ना है हमें, इससे हमें इसके बैक वाले से जोड़ना है। लेंथ। ओके, सॉरी, फिर गलती कर दिया मैंने। लेंथ फर्स्ट। अगेन अब ब्लू वाला तो सबका सेम है, लेकिन जो हमने कनेक्शंस बनाए हैं ये अलग अलग लेंथ के हैं।
तो अब सोचिए इनमें से सबसे बड़ा प्रोटीन कौन सा है, सबसे बड़ी पेप्टाइड? पेप्टाइड 2 C. पेप्टाइड 2, 2. ठीक है। हम्म, तो पेप्टाइड 2 सबसे बड़ी है, उससे छोटी कौन है? A. 1. 1। उससे छोटी आर यू श्योर? सबसे छोटी 1 है। सबसे छोटी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 2 से छोटी कौन है? 2 से नेक्स्ट छोटी? अच्छा 2 से छोटी। 3 and 3 और 4 तो सेम है। 3 या फिर और 4 4, सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम सेम है। है। हाँ हाँ। और फिर सबसे छोटी है 1 1। One है। 1 ये तो पूछा हुआ था उन्होंने। यस सर तो ये पूछा हुआ है इन्होंने कि द 3 strands ऑफ ईच पेप्टाइड्स आर लिंक्ड बाय अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट लेंथ पॉसिबल, और अब बताना इनमें से कौन सा क्या है। तो पहला वाला कह रहा है कि 1 और 2 सिमिलर है, गलत। यस सर दूसरा कह रहा है कि 1 सबसे छोटी है, सही है। करेक्ट फिर इससे Yes, बड़ी sir. है ये 3 सही जो है। कि बराबर है 4 के, यस और सर सबसे बड़ी है 2, यस सर राइट। यस सर यस सर जब कभी सही तुम्हें आंसर दिख जाए तो वही रुक है। मत जाना, बाकी भी चेक कर लेना। ये बोल रहा है 1 सबसे छोटी है, फिर उससे छोटा है 3, फिर उससे बड़ा है 3, फिर उससे बड़ा है 4, उससे बड़ा है 2, गलत, क्योंकि 3 और 4 सेम है। सेम है फोर्थ बोल रहा है कि 1 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है 2, और फिर उससे बड़ा है 3, उससे बड़ा है 4, गलत। यस सर गलत है तो आपको मिल गया ये वाला आंसर। अब बताना इसके लिए कितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। चाहिए था तो अपने ऊपर यकीन, सिर्फ कार्ड बनाना अपने ऊपर यकीन लिंक बनाना था। और लिंक बनाना था, और अपने ऊपर यकीन करना था कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, राइट। यस सर चलिए जी, अगेन ये वो है जो हम बाद में लेके आएंगे। ये करना चाहो तो कर सकते हो, पढ़ो। सॉल्व नहीं करना, पढ़ना है केवल। यस पढ़ सर लिया सर पढ़ लिया, पढ़ लिया सर ओके। अब इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं बशर्ते कि आप सही पिक्चराइजेशन कर सको स्टोरी का। A cytoplasmic monomeric protein contain a single non-surface exposed cysteine residues precipitates upon mutation of the cysteine to isoleucine। इस लाइन को आप सबसे पहले पिक्चराइज कर दें। आपके पास सेल है और सेल में एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन में कहीं अंदर सिस्टीन अवेलेबल है। तो जब तक ये सिस्टीन है इट्स नॉर्मल सोल्यूबल है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो आई होप कि इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखने के बाद तो मालूम पड़ गया होगा कि हम लोगों का काम करने का तरीका कैसे है। देखिए ये जो 2 घंटे का लेक्चर था ये उसके कुछ टुकड़े हैं जो यहाँ प्रेजेंट किए गए थे। कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ का पार्ट है। आप भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। और याद है ना सीरीज़ का नाम क्या है, सॉल्व लाइक अ प्रो, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप भी क्वेश्चनों को ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर सकें और अपने मैक्सिमम नंबर को एंजॉय कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी इस सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।